हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग वाइट सैरगैसो जो कि जीन रेस की काफ़ी फेमस नॉवेल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इस वीडियो में ना सबसे पहले हम कैरेक्टर स्केच डिस्कस किए। कैरेक्टर स्केच में नॉर्मली कैरेक्टर के बारे में कुछ मतलब 5-6 लाइन लिख दिए ताकि आपको स्टोरी समझ में आए, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिस पे मेनली स्टोरी बेस्ड है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन बताए हुए हैं, जो कि आपका नोट्स जो है यहाँ से शुरू होता है। आपको कैरेक्टर स्केच नहीं मतलब लिखना है नोट्स में, तो ये इंट्रोडक्शन आपको यहाँ से शुरू होता है नोट्स। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम जीन रेस मतलब ऑथर के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन वाइट सैरगैसो ना पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, तो इस वजह से ये पॉइंट भी डिस्कस किया नॉर्मली 2-3 पेज में। उसके बाद स्लेवरी इन वाइट सैरगैसो किस तरह से गुलामी दिखाई गई है, स्लेवरी दिखाई गई है वाइट सैरगैसो में, तो ये भी डिस्कस किए हुए पॉइंट। उसके बाद है कैरेक्टर ऑफ रोचेस्टर के कैरेक्टर को भी नॉर्मली हम 4-5 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन किए हुए हैं। और उसके बाद एंड में शुरू होता है एनालिसिस ऑफ द नॉवेल का स्टोरी। मतलब अगर नॉवेल का स्टोरी जानना है आपको कि क्या है, तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर के बाद आपको स्टोरी एनालिसिस ऑफ द नॉवेल यहाँ से लिखना है। ठीक है, अगर बीच वाला क्वेश्चन आपको नहीं आया, मतलब पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में नहीं पूछा गया या फिर स्लेवरी के बारे में नहीं पूछा गया, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से आंसर लिखना है। इंट्रोडक्शन और ऑथर के बाद डायरेक्ट एनालिसिस पे आ जाना है। तो एनालिसिस की बात करें तो इस नॉवल में 3 पार्ट है। तीनों पार्ट को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को हम डिस्कस किए हुए हैं और उसके बाद एंड में कंक्लूजन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5-6 पॉइंट लगभग डिस्कस किए हुए हैं कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या कोई भी क्वेश्चन आ जाए नॉवेल से, तो आपका नॉर्मली एग्जाम में ना ही छूटे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है एंटोनेट कॉशवे। ठीक है, द डॉटर ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर इन जमाइका के भूतपूर्व, फॉर्मर इट मीन्स होता है भूतपूर्व स्लेव ऑनर की बेटी है। सी इज ए लोनली यंग गर्ल है, मतलब अकेले रहती है, यंग है बट अकेले रहती है। हु ग्रोज अप विथ नो फ्रेंड्स, मतलब ये जब बड़ी होती है तो उसके कोई फ्रेंड भी नहीं होते हैं। एंड ए मदर हु गिव्स हर वेरी लिटिल अफेक्शन, लेकिन ये इसकी माँ रहती है इसके साथ जो कि इसको बहुत कम प्यार देती है। हर हस्बैंड मूव्स हर टू इंग्लैंड, इसके जो हस्बैंड है एंटोनेट कॉशवे के, उसको इंग्लैंड ले जाते हैं। लॉक्स हर इन द एटिक, और उसको एक एटिक में लॉक कर देते हैं। एटिक क्या होता है ना, एक अंधेरा रूम जैसे मतलब होता है तहखाना टाइप, या फिर सीढ़ी वाला जो होता है ना, सीढ़ी के नीचे वाला एरिया थोड़ा अंधेरा होता है, तो उस तरीके के रूम में बंद कर दिया जाता है इसको अपने हस्बैंड के द्वारा। अनटिल से बिकम्स डिल्यूजनल, जब तक वो डिल्यूजनल नहीं हो जाती है, इट मीन्स मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो जाती है, पागल नहीं हो जाती है। अब आगे है, सी इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर बेर्था मैशन। ये जो एंटोनेट कैरेक्टर है वो बेर्था मैशन के कैरेक्टर पे बेस्ड है, फ्रॉम चार्लोट ब्रॉन्टीज नॉवेल जेन आयर। तो चार्लोट ब्रॉन्टी का जो नॉवेल था जेन आयर, उसी की एक काफ़ी फेमस कैरेक्टर है बेर्था मैशन। उसी बेर्था मैशन के कैरेक्टर पे जो है ना एंटोनेट कॉशवे का कैरेक्टर बेस्ड है। जो मतलब हम लोग की ऑथर है ना जीन रेस, वो बेर्था मैशन के कैरेक्टर को ही समझाने के लिए, डिटेल में बताने के लिए ये नॉवेल में एंटोनेट कॉशवे का यूज़ की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे है एनेट कॉशवे मैशन। अब ये कौन है? एंटोनेट ब्यूटीफुल यंग मदर है। एंटोनेट जो हम लोग की मेन बोल सकते हैं प्रोटैगनिस्ट, जिसके चारों ओर स्टोरी पूरी है, तो उसी की जो मदर है वो एनेट है। सी इज द सेकेंड वाइफ ऑफ बोथ अलेक्जेंडर कॉशवे एंड मिस्टर मैशन और अलेक्जेंडर कॉशवे, दोनों की ये सेकेंड वाइफ रहती है। सी इज द सब्जेक्ट ऑफ द टाउन्स गॉसिप, शहर में गॉसिप का सब्जेक्ट विषय रहती है ये। एंड फील्स अबंडेंट एंड परसिक्यूटेड बाय एवरीवन, और मतलब एनेट को क्या फील होता है ना, अबंडेंट फील होता है कि उसको ना हर किसी के द्वारा अबंडेंट छोड़ दिया गया है। परसिक्यूटेड इट मीन्स हर किसी के द्वारा सताया जा रहा है। बाय एवरीवन एक्सेप्ट दोज क्लोज टू हर, मतलब जो एनेट को लगता है कि जो भी लोग मेरे क्लोज हैं, जिनको हम जानते हैं, जो मेरे रिलेटिव है, उनको छोड़ के बाकी सारे लोग जो है ना मेरा मतलब हमको सताते हैं, परेशान करते हैं। तो ये 2 कैरेक्टर समझ लिए। उसके बाद है पियर कॉशवे, एंटोनेट फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड लिटिल ब्रदर। तो हम लोग का जो मेन प्रोटैगनिस्ट थी उसी का ब्रदर है एंटोनेट का, फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों रूप से ये बीमार है। अब आगे है द इंग्लिश जेंटलमैन रोचेस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हम एंटोनेट का हस्बैंड रहता है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। एंटोनेट्स इंग्लिश हस्बैंड, एंटोनेट का इंग्लिश हस्बैंड है। नरेटेड पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी, और इस स्टोरी को का जो पार्ट 2 है ना, हम बताए थे ना स्टोरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो रोचेस्टर ही नरेट करता है, मतलब सुनाता है। ही इज परस्यूडेड इनटू मैरिंग एंटोनेट बाय रिचर्ड, इसको मतलब राजी किया जाता है कि तुम शादी कर लो एंटोनेट से, किसके? रिचर्ड के द्वारा। रिचर्ड मनाता है कि तुम
रोचेस्टर को कि तुम एंटोनेट से शादी कर लो। हर स्टेप ब्रदर, एंटोनेट का स्टेप ब्रदर है दाव, हालांकि ही नोज नथिंग अबाउट हर और हर फैमिली, हालांकि जो ये रोचेस्टर है वो एंटोनेट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ना उसकी फैमिली के बारे में शादी से पहले। फिर भी जो रिचर्ड है वो मना लेता है रोचेस्टर को एंटोनेट से शादी करने के लिए। ही सून रिग्रेट्स एग्रीइंग टू मैरी एंटोनेट, और बाद में जल्द ही मतलब शादी के तुरंत बाद ही ये रिग्रेट करने लगता है कि हम क्यों हाँ कर दिए शादी के लिए। ही हैज़ एन अफेयर विथ वन ऑफ द सर्वेंट, और इसका एक अफेयर भी रहता है अपने एक सर्वेंट के साथ। अब आगे है डैनियल बॉयड कॉशवे, ठीक है, डैनियल बॉयड भी नाम रहता है और कॉशवे भी रहता है। ए स्पाइटफुल एंग्री मैन, एक स्पाइटफुल एंग्री मैन रहता है, मतलब थोड़ा क्रूएल अनफ्रेंडली टाइप का इंसान है। डैनियल बॉयड इज वन ऑफ अलेक्जेंडर कॉस्वेज, ये अलेक्जेंडर कॉस्वे का जो है इलिजिटिमेट चिल्ड्रन रहता है। इलिजिटिमेट चिल्ड्रन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं नाजायज या अवैध औलाद रहता है अलेक्जेंडर कॉस्वे का ये डैनियल बॉयड, बाय वन ऑफ हिज स्लेव, जो कि एक स्लेव के द्वारा होता है, ठीक है। अलेक्जेंडर कॉस्वे का मतलब एक स्लेव के साथ रिलेशन बनता है, तो इसी से एक बेटा होता है डैनियल बॉयड। अब उसके बाद जो है वो है सैंडी कॉशवे, अनदर वन ऑफ अलेक्जेंडर कॉशवे बास्टर्ड चिल्ड्रन। फिर से अलेक्जेंडर कॉशवे का जो दूसरा बेटा है वो सैंडी कॉशवे है, जो हम बताए थे पहला डैनियल बॉयड भी अलेक्जेंडर कॉशवे का बेटा है और ये भी सैंडी कॉशवे भी है। ही डिफेंड्स एंटोनेट व्हेन शी इज हरास्ड ऑन हर वे टू स्कूल, ये क्या करता है ना, एंटोनेट जो हम लोग की मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको बचाता है व्हेन, जब सी इज हरास्ड ऑन हर वे टू स्कूल, जब उसको हरास मतलब परेशान किया जाता है कुछ लड़कों के द्वारा जब वो स्कूल जाती थी ना एंटोनेट, तो इस टाइम ये एंटोनेट की हेल्प करता है सैंडी। डैनियल ऑल्सो सजेस्ट दैट, ये जो डैनियल है वो बताता है एंटोनेट एंड सैंडी वे आर सेक्सुअली इन्वॉल्व व्हेन दे आर यंगर, मतलब ऐसा डैनियल को लगता है और डैनियल ये चीज़ बताता है कि सैंडी और एंटोनेट का कोई मतलब फिजिकली सेक्सुअल रिलेशनशिप था जब वो लोग कम एज के थे। अब आगे कुछ हम 4-5 कैरेक्टर को के बारे में बता दिए हैं, ऐसे तो और भी कैरेक्टर है बट हम छोटे छोटे कैरेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं किए। अब आगे है अलेक्जेंडर कॉस्वे, जो कि हम बार बार बता रहे थे एंटोनेट का फादर है। बाकी हम 2 और बताएं कि उसके अलेक्जेंडर कॉस्वे के 2 और बेटे हैं, डैनियल बॉयड और सैंडी कॉस्वे। उसके बाद है क्रिस्टोफाइन ड्यूबोइस, ये एक मेड रहती है। रिचर्ड मैशन एंड ग्रेस पूल आर अनदर कैरेक्टर इन दिस प्ले, ये सब और भी कैरेक्टर है इस प्ले के। और मिस्टर मैशन हम बताएं 2 शादी की थी एंटोनेट की माँ एनेट। ए वेल्दी इंग्लिश मैन हु टेक्स एनेट एज हिज सेकेंड वाइफ, मतलब एक वेल्दी इंग्लिश मैन है जो कि एनेट से फिर से शादी करता है। अब ये हो गया कैरेक्टर स्केच, हम लोग समझ गए। अब इंट्रोडक्शन से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग का मेनली नोट शुरू है। व्हाइट सरगेसो सी इज ए नॉवल, व्हाइट सरगेसो सी एक नॉवल है बाय डोमिनिकन ब्रिटिश ऑथर जीन रिस, जिसको कि डोमिनिकन ब्रिटिश ऑथर जीन रिस के द्वारा लिखा गया। इट इज द स्टोरी ऑफ एंटोनेट कॉस्वे, ये जो कहानी है एंटोनेट कॉस्वे की एंड हर डिसेंट इनटू मैडनेस, और वो कैसे पागल हो जाती है इस बारे में है ये कहानी। एट द हैंड ऑफ द कोल्ड हार्टेड एंड मनी हंग्री मिस्टर रोचेस्टर, कैसे मिस्टर रोचेस्टर जो कि कोल्ड हार्टेड इट मीन्स बेरहम और मनी हंग्री इट मीन्स पैसे के भूखे हैं, तो उस मिस्टर रोचेस्टर के हाथों कैसे ये जो है एनेट कॉस्वे पागल हो जाती है, मेनली जो ये कहानी है ना इसी पे बेस्ड है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1966, इस नॉवल को जो पहली बार पब्लिश करवाया गया 1966 में करवाया गया। एंड द नॉवल इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, नॉवल को 3 पार्ट में बांटा गया है। एडप्टेड फ्रॉम शार्लोट ब्रॉन्टी जेन आयरे, इस नॉवल को जो एडप्ट किया गया है हम पहले भी बताएं जेन आयरे से एडप्ट किया गया है, जो कि शार्लोट ब्रॉन्टी का काफ़ी फेमस नॉवल है। रीज रोट व्हाइट सरगेसो सी, रीज जो हम लोग की ऑथर है वो व्हाइट सरगेसो सी लिखती है इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ब्रॉन्टीज कैरेक्टर बर्था मैशन। बर्था मैशन जो ब्रॉन्टी की कैरेक्टर है जेन आयरे की, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश में जो है ना ये जीन हम लोग की जो जीन रेज है वो व्हाइट सरगेसो सी लिखती है। और जो बर्था मैशन है वो कौन है, द वायलेंटली इंसेन वाइफ, वायलेंटली इट मीन्स हिंसक, इंसेन पागल वाइफ है एडवर्ड रोचेस्टर की, हु वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कि आइसोलेटेड इट मीन्स अलग रखा जाता है पूरे वर्ल्ड से, दुनिया से, एंड लॉक्ड इन ए 3rd फ्लोर रूम, और 3रे फ्लोर के रूम में लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बर्था मैशन की बात करें तो शार्लोट ब्रॉन्टी अपने नॉवल में दिखाती है कि बर्था मैशन को ना ये रोचेस्टर एडवर्ड रोचेस्टर नाम का उसका हस्बैंड है, वो क्या करता है अपनी वाइफ को लॉक कर देता है अपने 3rd फ्लोर पे। तो उसी कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना व्हाइट सरगेसो सी लिखी है जीन रिस। अब आगे है इन दिस नॉवल, इस उपन्यास में रीज इल्यूस्ट्रेट्स द इमोशनल ट्रॉमा, सेक्सुअल डिप्रेशन एंड सोशल आइसोलेशन। इस नॉवल में या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस नॉवल के जरिए हम लोग को जो रीज है वो इल्यूस्ट्रेट मीन्स व्याख्या करती है या बताती है इमोशनल ट्रॉमा के बारे में, कैसे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है,
कष्ट में रहती है, पीड़ा में रहती है, सेक्सुअल डिप्रेशन, किस तरह से सेक्सुअल भी मतलब प्रेशर बनाया जाता है, एंड सोशल आइसोलेशन और सामाजिक रूप से अलग रखा जाता है, डेट इंटरनेट फेसेस एट द हैंड ऑफ प्रोसेसर, जो कि इंटरनेट को फेस करना पड़ता है। मतलब मेन इस स्टोरी में इंटरनेट के इमोशनल ट्रामा, सेक्सुअल डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन को दिखाया गया है, जो कि इंटरनेट को फेस करना पड़ता है एट द हैंड ऑफ रोचेस्टर के हाथों, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ हर सेल्फ, और जिसका परिणाम क्या होता है कि वह खुद को खो देती है, एंड हर सैनिटी, और हर सैनिटी इट मीन्स जो है अपना बुद्धि खो देती है, इट मीन्स मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, पागल हो जाती है। अब आगे है अबाउट जीन रेस। जीन रेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जीन रेस वॉज ए ब्रिटिश राइटर। जीन रेस जो है एक ब्रिटिश राइटर थी, बॉर्न एंड रेस्ड ऑन द कैरिबियन आइलैंड, जिनका के जन्म हुआ और बड़ी हुई कैरिबियन आइलैंड ऑफ डोमिनिका के। शी इज बेस्ट नोन फॉर हर लास्ट नॉवल व्हाइट सरगैसो सी। वो अपने लास्ट नॉवल व्हाइट सरगैसो सी के लिए मेनली जानी जाती थी, ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। कंसिडर्ड ए प्रीक्विल एंड पोस्ट कॉलोनियल रिस्पॉन्स, जो कि माना जाता है एक प्रीक्विल माना जाता है। प्रीक्विल इट मीन्स क्या हो जाता है ना, एक ऐसा वर्क जो किसी और वर्क को बेस मान के, आधार मान के लिखा गया हो, तो वही एक प्रीक्विल माना जाता है व्हाइट सरगैसो सी को। एंड पोस्ट कॉलोनियल रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया मानी जाती है टू चार्लोट ब्रॉन्टी जेन आयर। तो हम पहले ही बताएं कि जेन आयर जो चार्लोट ब्रॉन्टी का वर्क है उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप लिखा गया है इस नॉवेल को। एमंग हर वर्ल्ड फेमस वर्क्स, उनके वर्ल्ड फेमस वर्क्स में इंक्लूडेड शामिल है द लेफ्ट बैंक एंड अदर स्टोरीज, क्वार्टेट, बॉयज इन द डार्क, गुड मॉर्निंग, मिडनाइट, टाइगर आर बेटर लुकिंग एंड व्हाइट सरगैसो सी। अब आगे है पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन व्हाइट सरगैसो सी। व्हाइट सरगैसो सी में पोस्ट कॉलोनियलिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म मीन्स ए पीस ऑफ लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है लिटरेचर का एक ऐसा पीस रिफ्लेक्टिंग ऑन द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो कि हम लोग को ना कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, कॉलोनियलिज्म क्या हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसी एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे। जैसे कि इंडिया था, वीक कंट्री था, तो क्या हुआ, इंग्लैंड वाले अंग्रेज आए और इंडिया पे शासन कर दिए, और कुछ टाइम बाद हालांकि इंडिया आज़ाद हो गया, अंग्रेज वापस इंग्लैंड चले गए। लेकिन क्या हुआ ना, कुछ हम लोग का मतलब कुछ ना कुछ अंग्रेजों का इफेक्ट हम लोग के ऊपर अंग्रेजों के जाने के बाद तक भी रहा, उनके कल्चर का इफेक्ट कहीं ना कहीं मतलब कुछ समाज पे असर रहा। तो उसी इफेक्ट को पढ़ते हैं हम कॉलोनियलिज्म में। कैम टू एन एंड इन मोस्ट ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्री, और ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म तब आया जब क्या हुआ ना, कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया ज़्यादातर कॉलोनाइज्ड कंट्री से। इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम, या उस समय के दौरान था, व्हेन मैनी वर्क स्टार्टेड गेटिंग पब्लिश, जब ढेर सारा वर्क को पब्लिश करवाना स्टार्ट करवाया गया बाय डीकोलोनाइज्ड राइटर्स के द्वारा, स्टेटिंग द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ देयर एक्सपीरियंस फ्रॉम द कॉलोनियलिज्म। और वो क्या कर रहे थे ना, डीकोलोनाइज्ड राइटर्स को कि कॉलोनियलिज्म इट मीन्स अंग्रेजों के शासन के दौरान जो भी उनका बिटर स्वीट एक्सपीरियंस रहा, मतलब मीठा से लेके कड़वा तक का एक्सपीरियंस रहा, जो भी मेमोरीज यादें थी, तो उन सबको क्या किया ना, वो राइटर्स अपने बुक में लिखे और उसको पब्लिश करवाना शुरू किए। तो मतलब वही राइटर्स के एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग को पता चलता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म में, कि कॉलोनियलिज्म टाइम में क्या राइटर फील किए, क्या क्या लिखे, वो सब पढ़ने को मिलता है। दोज पीस ऑफ लिटरेचर, और वे जो लिटरेचर का पीस है, टुकड़ा है, पब्लिश्ड आफ्टर कॉलोनियल रूल, मतलब इसको पब्लिश करवाया गया कॉलोनियल रूल के बाद, इज रिफर्ड टू एज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, और इसी को हम लोग ना पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। हाउएवर, हालांकि इन द वर्ल्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के वर्ल्ड में द नेम ऑफ ब्रिटिश वुमेन राइटर जेन रेस इज प्रिंटेड इन गोल्ड, मतलब जो हम लोग की प्रेजेंट ऑथर है जेन रीस, उनका नाम ना गोल्ड से प्रिंट किया गया। इट मीन्स काफ़ी फेमस है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के लिए, पोस्ट कॉलोनियल वर्क के लिए, जो जेन रेस है। व्हाइट सरगैसो सी इज कंसिडर्ड एज रेस मास्टर पीस कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाइट सरगैसो सी को माना जाता है मतलब रेस का मास्टरपीस कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रमुख योगदान माना जाता है टू द एरा ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के एरा का, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के टाइम का। इट डील्स विथ कॉलोनियल इशू, ये जो है कॉलोनियल इशू से संबंधित होता है, सच एज आइडेंटिटी एंड सोशल रैंकिंग के बारे में बात की जाती है, ड्यू टू कॉलोनियल हायरिकल स्ट्रक्चर, कॉलोनियल हायरिकल स्ट्रक्चर के कारण, एंड फॉर दैट रीजन, और इसी कारण से जो है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म जो है इज ए सुटेबल अप्रोच टू दिस नॉवल, इस नॉवल के लिए बिल्कुल सुटेबल अप्रोच है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दृष्टिकोण है इस नॉवल के लिए, बिल्कुल उचित दृष्टिकोण है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म।
एज ए वर्क ऑफ पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन के वर्क के रूप में इट कैप्चर्स द पैथोज ऑफ ए सोसाइटी। ये सोसाइटी के पैथोज, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कष्ट को, दुख को दिखाता है। अंडर गोइंग डीप एंड बिटर चेंज, ये कैसे सोसाइटी में ना बहुत बड़ा मतलब बदलाव आया था, बदलाव आ रहा था। रेस चूजेस टू रिलेट द एसेंस ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट, रेस जो है हम लोग की प्रेजेंट ऑथर वो चूज करती है रिलेट, इट मीन्स वर्णन करने के लिए, द एसेंस ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट, इस कन्फ्लिक्ट का वर्णन करने के लिए, इस कन्फ्लिक्ट को दिखाने के लिए, थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ वाइट क्रियोल हारिस एंटोनेट कॉस्वे एंड हर इंग्लिश शूटर एडवर्ड रोचेस्टर। मतलब जो है हम लोग की ऑथर जो है रेस वो चूज करती है इस मतलब इस कन्फ्लिक्ट को, ये पोस्ट कॉलोनियल वाला कन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को दिखाने के लिए क्या करती है ना, रिलेशनशिप दिखाती है एक वाइट क्रियोल हारिस एंटोनेट कॉस्वे और उसके प्रेमी एडवर्ड रोचेस्टर के बीच का ना मतलब रिलेशनशिप दिखा के ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म वाला इफेक्ट दिखाती है। एट द स्टार्टिंग ऑफ द नॉवल, इस नॉवल के स्टार्टिंग में द जैमेकियन स्लेव्स आर पोर्ट्रेड एज इनरेज्ड बीइंग, उनको दिखाया जाता है कि ना जैमेकियन जो स्लेव्स हैं, गुलाम हैं, वो गुस्सा हैं, अपसेट फॉर मैनी रीजन, और ढेर सारे रीजन की वजह से अपसेट हैं, उदास हैं। 3 आर ट्रेट्स, मतलब 3 यहाँ पे लक्षण दिखाया गया ऑफ हाइब्रिडिटी, हाइब्रिडिटी का 3 लक्षण दिखाया गया। लिंक टू स्लेवरी इन द नॉवल, जो कि रिलेटेड है नॉवल में स्लेवरी से, गुलामी से, ठीक है। यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी क्या हो जाता है ना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जब एक मतलब एक अलग रेश के मतलब एक ऐसा होता है ना, 2 अलग अलग नस्ल के पौधे को का करवाया जाता है, मतलब क्रॉस सेक्शन करवाया जाता है, तो सेम हाइब्रिडिटी में क्या होता है ना कि अलग रेश के इंसान बोला जाए, ह्यूमन बींग्स बोला जाए, कोई अलग रेस के ह्यूमन बींग्स से सेक्सुअली मतलब टच में आते हैं, उन लोग के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बनता है, तो उसी के मतलब वही हो जाता है कहीं ना कहीं हाइब्रिडिटी। तो उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे किस तरह से हाइब्रिडिटी जो है वो स्लेवरी से रिलेटेड था इस नॉवल में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है हाइब्रिडिटी का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है हाइब्रिडिटी का। क्रिस्टोफाइन टेंड्स टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द अदर जैमेकियन सर्वेंट्स, जो क्रिस्टोफाइन है इस नॉवल की कैरेक्टर है, सर्वेंट है, वो क्या करती है ना दूसरे सर्वेंट से, दूसरे जैमेकियन सर्वेंट से अलग रहती है, बिकॉज क्योंकि सी इज इनिशियली फ्रॉम द फ्रेंच कैरिबियन आइलैंड ऑफ मार्टिनिक, क्योंकि वह ना मतलब आरंभ में क्या थी, फ्रेंच कैरिबियन आइलैंड मार्टिनिक से बिलोंग करती थी। देयरफॉर देयर इज ए लार्ज पॉपुलेशन, इस तरह से हम बोल सकते हैं इस प्रकार की एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन था, हु बिलोंग टू मिक्स्ड रेस, जो कि मिक्स्ड रेस से बिलोंग करते थे, मतलब स्लेव थे, लेकिन वो लोग स्लेव भी गोरे स्लेव होते थे, बिकॉज क्योंकि वाइट स्लेव, और ऐसा क्यों होता था ना, क्योंकि वाइट स्लेव ऑनर, क्योंकि जो मतलब उजले स्लेव ऑनर थे इन द कैरिबियन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्री, कैरिबियन या फिर दूसरे कंट्री के किसी पार्ट में जो वाइट कलर के जो स्लेव्स के ऑनर थे, वे आर इन फेमस फॉर सेक्सुअली अब्यूजिंग, वो लोग फेमस थे अपने सेक्सुअली अब्यूजिंग के लिए और इम्प्रेग्नेंटिंग फीमेल स्लेव्स, और वो लोग क्या करते थे ना फीमेल स्लेव्स के साथ, क्योंकि फीमेल भी तो गुलाम थी, तो ये वाइट लोग जो ऑनर होते थे स्लेव्स के, वो क्या करते थे फीमेल स्लेव्स को इम्प्रेग्नेंटिंग, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेग्नेंट कर देते थे, उन लोग के साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप में रहते थे, फिजिकली टच में रहते थे। इस वजह से क्या हुआ ना, मिक्स्ड रेस वालों का पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। सैंडी एंड डैनियल कॉस्वे, सैंडी और डैनियल कॉस्वे जो हैं, जो कि हम बताए थे इस नॉवल के 2 कैरेक्टर हैं, हम इन दोनों के बारे में डिस्कस किए थे। 2 ऑफ अलेक्जेंडर्स कॉस्वेज इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, ये दोनों क्या है, अलेक्जेंडर कॉस्वे के इलेजिटिमेट, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अवैध बच्चे हैं, और ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडिटी, ये भी हाइब्रिडिटी के एग्जाम्पल हैं इन द कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी में, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल है सैंडी और डैनियल कॉस्वे हाइब्रिडिटी का। 3 यहाँ पे एग्जाम्पल, एक हम क्रिस्टोफाइन भी बताए थे, वो भी है। इन द कॉलोनियल एरा में इट वॉज कॉमन फॉर वाइट रूलर्स, या वाइट रूलर्स के लिए कॉमन था टू सेक्सुअली अब्यूज फीमेल स्लेव्स, कि वो लोग फीमेल स्लेव्स को सेक्सुअली अब्यूज करे, इट मीन्स उन लोग के साथ फिजिकली हुए, ये बहुत नॉर्मल था वाइट लोगों के लिए। वाइट पीपल लुक्ड एट द स्लेव्स, वाइट लोग जो थे ना वो स्लेव्स को देखते थे एज ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक चीज या वस्तु के रूप में, ऑफ प्लेजर एंड इंटरटेनमेंट, मतलब कि उन लोगों को लगता था उजले लोगों को कि जो स्लेव्स गुलाम होते हैं ना वो मतलब एक ऑब्जेक्ट होते हैं, चीज़ होते हैं जो हम लोग को खुश करने के लिए, जो हम लोग के प्लेजर और इंटरटेनमेंट के लिए हैं। एंड एज बीइंग, और एक मनुष्य के रूप में, हु वेयर ओनली बॉर्न टू सर्व देम, और उन वाइट लोगों को ये भी लगता था कि एक मनुष्य के रूप में इनका जन्म हुआ है सिर्फ गोरों लोगों की सेवा करने के लिए। द वाइट एक्सप्लॉइटेड देयर स्लेव्स, वाइट लोग जो है एक्सप्लॉइटेड, इट मीन्स अपने स्लेव्स का, गुलामों का क्या करते थे, एक्सप्लॉइट में शोषण करते थे, इन एवरी पॉसिबल वे,
मतलब हर पॉसिबल तरीके से, जितना भी तरीका पॉसिबल हो, तो पूरे अच्छे से बहुत तरीके से शोषण होता था यहाँ पे गुलामों का। इन द 19th सेंचुरी में वैन कॉलोनियलिज्म वॉज इंटैक्ट, जब कॉलोनियलिज्म जो है कंटिन्यू था, यथावत था, अलॉन्ग विथ स्लेवरी, यहाँ स्लेवरी के साथ, एंड अदर इशू, जेंडर इशू वेयर नथिंग न्यू। तो यहाँ इस टाइम ना जेंडर इशू भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, ये भी नया नहीं था। रेस ऑल्सो एक्सप्लोर्स वुमेन सब्जुगेशन टू मेल अथॉरिटी इन वाइट सरगेसोसी। वाइट सरगेसोसी में ना वुमेन की अधीनता को भी दिखाती है कि कैसे वो पावर के लिए ना वुमेन जो है मेनली मेन पे डिपेंड होती थी, पूरी तरह से डिपेंड होती थी। इन द नॉवेल में फीमेल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड एज फीबल बीइंग्स, मतलब फीमेल कैरेक्टर को एक हीन बीइंग्स, मनुष्य के रूप में, एक नीच मनुष्य के रूप में दिखाया गया है जिसके पास कोई पावर नहीं है। हु आर डिपेंडेंट ऑन मैन फॉर लीगल, जो कि मैन पे डिपेंडेंट होती है, लीगल इट मीन्स कानूनी, सेक्सुअल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। ये भी कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म का ही इफेक्ट है कि जो फीमेल है वो पूरी तरह से मेल पे डिपेंड थी। द मैन इन द नॉवेल, जो मैन है इस नॉवेल में वाइट सरगेसोसी में, कैन बी कैटेगराइज एज अल्टीमेट अपॉर्चुनिट्स, उनको ना अल्टीमेट अपॉर्चुनिट्स माना गया है। अपॉर्चुनिट्स क्या होता है ना, जो सिर्फ किसी भी मौके की तलाश में रहता है। हु यूज देयर वाइव्स एज ए की ऑफ एसेस वेल्थ, ये लोग क्या करते थे ना, मतलब उस टाइम के जो मैन होते थे वो अपने वाइफ को एक मतलब वेल्थ की, धन की चाबी मानते थे। बोथ, दोनों, एनेट एंड एंटोनेट आर डिपेंडेंट ऑन मैन। हम लोग का जो मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट जो है एंटोनेट, और उसकी जो माँ है एनेट, दोनों जो है पूरी तरह से मैन पे डिपेंड थी। नियर देम लाइक चिल्ड्रन डिपेंडिंग ऑन देयर पेरेंट्स फॉर थिंग्स, और बिल्कुल इस तरह से डिपेंड थी जैसे कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है ना, माता पिता पे, कोई भी छोटी छोटी चीज़ के लिए। उसी तरह जो है ये एनेट और एंटोनेट जो है अपने पति पे, अपने हस्बैंड्स पे डिपेंड थी कोई भी चीज़ के लिए, ये दिखाया गया है। अब ठीक है, ये हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म का सारा इफेक्ट देख लें कि क्या क्या हुआ, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का क्या क्या इफेक्ट देखने को मिला। अब स्लेवरी इन द वाइट सरगेसोसी, वाइट सरगेसोसी में स्लेवरी इट मीन्स गुलामी देख लेते हैं। स्लेवरी इज ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस नॉवेल, स्लेवरी इट मीन्स गुलामी जो है इस नॉवेल का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, महत्वपूर्ण पहलू है। द स्टोरी इज सेट इन जमाइका ड्यूरिंग द लेट 1830s एंड 1840s, स्टोरी की जो सेटिंग रखी गई है जमाइका 1830s से 1840s के बीच में रखी गई है। एट दिस टाइम, इस टाइम इन हिस्ट्री जमाइका वॉज रूल्ड बाय इंग्लैंड, जमाइका पे भी रूल्ड मतलब अंग्रेजों का शासन था, इट मीन्स इंग्लैंड के लोगों का शासन था। जैसे इंडिया पे इंग्लैंड शासन किया ना, उसी तरह जमाइका पे भी इंग्लैंड बहुत सारी कंट्री पे शासन किया हुआ, क्योंकि एक टाइम ना बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री था इंग्लैंड। हाउएवर, हालांकि स्लेवरी टेंड्स टू बी ए पर्टिनेंट इशू, मतलब स्लेवरी जो है एक पर्टिनेंट इशू, इट मीन हम लोग बोल सकते हैं एक जैसा मुद्दा बना हुआ था फॉर मैनी कंट्रीज, ढेर सारी कंट्रीज के लिए अराउंड द ग्लोब, मतलब ग्लोब पे, मतलब हम बोल सकते हैं पूरी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसे थी जहाँ पे हम लोग को स्लेवरी देखने को मिलती थी। इट हैड बीन देयर फॉर सेंचुरीज, हालांकि स्लेवरी जो है उन सारी कंट्रीज में सेंचुरीज से मतलब शतकों से चली आ रही थी, काफ़ी टाइम से चला आ रहा था। बट वॉज एट ए हायर डिग्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियलिज्म, लेकिन ये क्या हुआ ना कि स्लेवरी, गुलामी बहुत टाइम से चला रहा है, बहुत टाइम से लोग गुलाम बन रहे हैं, लेकिन कॉलोनियलिज्म पीरियड के टाइम ये क्या हुआ ना, बहुत अपर लेवल पे चला गया, मतलब गुलामों का ना शोषण बहुत अधिक किया जाने लगा कॉलोनियलिज्म पीरियड के टाइम। पीपल ऑफ इन्फीरियर रेसेस, इन्फीरियर रेस के जो लोग होते थे, या हम लोग बोल सकते हैं नीची जाति के, या फिर जिनका रंग काला होता था, वैसे जो लोग होते थे, वे आर डीम्ड एज स्लेव, उनको स्लेव माना जाने लगा, गुलाम माने जाने लगा। एंड वे आर बिटन अप फॉर इशूज दैट वे आर नॉट नेसेसरीली ऑफ कंसर्न एट मैनी टाइम्स, और उनको फालतू का मतलब क्या हो ना, मतलब पीटा जाने लगा बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे जहाँ पे जरूरी भी नहीं था, तो मतलब बहुत बुरा व्यवहार होता था स्लेव्स के साथ। इन द नॉवेल, उपन्यास में, देयर इज ए कॉन्स्टेंट रिफ्ट बिटवीन द क्रियोल्स एंड द जमाइकन्स, तो नॉवेल में ना मतलब कांस्टेंट एक लगातार रिफ्ट, इट मीन्स मनमुटाव दिखाया गया क्रियोल्स और जमाइकन के बीच। क्रियोल्स जो है ना कुछ उजले लोग थे, मतलब वाइट पीपल आते हैं क्रियोल्स के अंदर, और जमाइकन जो है पूरी तरह से काले थे, जो स्लेव्स थे। द ब्लैक पीपल, जो काले लोग थे, कंटिन्यू टू सर्व द क्रियोल्स, वो लोग ना कंटिन्यू मतलब सेवा कर रहे थे क्रियोल्स, इट मीन्स उजले लोगों की, इवन आफ्टर द पासिंग ऑफ द इमेंसिपेशन एक्ट इन 1833, तो मतलब 1833 में जब इमेंसिपेशन एक्ट आया उसके बाद भी, इमेंसिपेशन एक्ट क्या था ना, उस टाइम ना इमेंसिपेशन एक्ट के तहत स्लेवरी खत्म कर दी गई थी, लेकिन फिर भी क्या था, क्रियोल्स जो की सेवा, मतलब काले लोग अभी भी फिर भी इमेंसिपेशन एक्ट आने के बाद भी कंटिन्यू मतलब गुलामी कर ही रहे थे। ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इमेंसिपेशन एक्ट जो है 1833 में आया। अब आगे है पार्ट 1 ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का जो पार्ट 1 है, सेट्स लाइट ऑन द एक्स स्लेव्स, वो ना एक्स स्लेव जो पुराने स्लेव्स थे ना उस पर प्रकाश डालता है।
हु हैड वर्कड ऑन द शुगर केन प्लांटेशन, जो कि शुगर केन प्लांटेशन पे काम करते थे, ऑफ रिच क्रियोल्स इट मीन्स रिच जो गोरे लोग थे, उनका जो शुगर प्लांटेशन का था उसी पे जो है ब्लैक लोग काम करते थे। अल्दाउ हालांकि द इमेंसिपेशन एक्ट फ्रीड द स्लेव्स, हालांकि जो इमेंसिपेशन एक्ट था वो गुलामों को फ्री करवा चुका था। द सर्वेंट्स वे स्टिल इल ट्रीटेड, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इमेंसिपेशन एक्ट आने के बाद जिसमें कि बताया गया कि गुलामों के साथ स्लेव्स के साथ ज़्यादा गलत नहीं करना है, वो लोग फ्री हैं, उसके बाद भी क्या हुआ ना कि बहुत इल ट्रीटेड, बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था सर्वेंट्स के साथ बाय देयर वाइट एम्प्लॉयर्स, उनके वाइट एम्प्लॉयर्स के द्वारा, ठीक है, मतलब वाइट लोग इमेंसिपेशन एक्ट के बाद भी बहुत बुरा कर रहे थे काले लोगों के साथ। अब आगे कैरेक्टर ऑफ रोचेस्टर का कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। ये भी पॉइंट अगर आप लोग के एग्जाम में स्पेसिफिक पूछता है तभी आप ये वाला पॉइंट लिखना। अब आगे एंटनीज इंग्लिश हस्बैंड, एंटनेट का जो इंग्लिश हस्बैंड है, हु थ्रू नेवर नेम्ड इन द नॉवेल, जिसका कि क्या हुआ ना कि इस नॉवेल में कभी नाम नहीं रखा गया, ठीक है, याद रखिएगा रोचेस्टर नाम जो है ना जेन आयरे, शैर्लोट ब्रोंटी की जो नॉवेल है जेन आयरे, उसी से लिया गया है इस नॉवेल में। ही नरेट्स द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नॉवेल, यह नॉवेल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हम बताए थे कि नॉवेल का सेकेंड पार्ट जो है यही रोचेस्टर ही नरेट सुनाता है। एंड फ्रॉम हिज स्टोरी, और उसकी कहानी से इट क्विकली बिकम्स क्लियर, यह तुरंत ही क्लियर हो जाता है दैट ही इज बेस्ड ऑन द हीरो ऑफ शैर्लोट ब्रोंटी जेन आयरे, क्योंकि वह जेन आयरे जो शैर्लोट ब्रोंटी की वर्क है उसे मतलब उसी पे कैरेक्टर बेस्ड है रोचेस्टर का, उसी के हीरो पे। रोचेस्टर द यंगेस्ट सन ऑफ ए वेल्दी इंग्लिशमैन, रोचेस्टर जो है यंगेस्ट सन, इट मीन्स छोटा बेटा एक वेल्दी पैसे वाले इंग्लिशमैन का, इट मीन्स इंग्लैंड से ही बिलोंग करता है। ट्रेवल्स टू जमाइका फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और ये जमाइका जाता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, इट मीन्स पैसा कमाने के लिए। एज हिज ओल्डर ब्रदर विल इनहेरिट हिज फादर्स स्टेट, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई होता है ना उसके फादर का सारा मतलब जो भी जायदाद होता है वो अपने अधिकार में ले लेता है। ही इज प्रेशर्ड इन टू मैरिंग एंटनेट, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है एंटनेट से शादी करने के लिए। अल्दो ही हैज ओनली जस्ट मेट हर, हालांकि वो अभी तुरंत उससे मिला ही था। एंड नोज नथिंग ऑफ हर फैमिली, ऑफ के बदले आप यहाँ पे अबाउट हर फैमिली भी लिख सकते हो, और उसकी फैमिली के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। मतलब ये जो रोचेस्टर है शादी नहीं करना चाहता था एंटनेट से, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर बना के इसका एंटनेट से शादी करवाया जाता है। अब आगे रोचेस्टर मैरिज एंटनेट, रोचेस्टर शादी कर लेता है एंटनेट से फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी, कहीं ना कहीं पैसे के लालच में, क्योंकि इसका भी प्लांटेशन रहता है। एंटनेट ऑनर के स्लेव की बेटी थी ना, हम बताएं, मतलब स्लेव्स की ऑनर की बेटी थी, हम स्टार्टिंग में ही बताएं, डॉटर ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर, तो ये भी मतलब पैसे वाली थी, तो पैसे के लालच में ये शादी कर लेता है एंटनेट से, बट लेकिन नेवर कनेक्ट्स विथ हिम, लेकिन उसे कभी जुड़ नहीं पाता है। सून आफ्टर द वेडिंग, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही डिसाइड्स दैट ही हैड मेड ए टेरिबल मिस्टेक, इसको तुरंत फील हो जाता है शादी के बाद कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई ये शादी करके। एज ही कम्स टू बिलीव दैट ही हैज बीन ट्रिक्ड इनटू मैरिंग ए गर्ल विथ बैड ब्लड इन हर वेन्स, इसको क्या लगता है ना कि जैसे इसको पता चलता है ना कि इसके साथ ना इसको ट्रिक इट मीन्स धोखा दिया गया है, कि उसका शादी करवाया गया एक ऐसी लड़की के साथ जिसके मतलब वेंस इट मीन्स नशों में बैड ब्लड है, मतलब गंदा खून है। बैड ब्लड इट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या कि जो एंटनेट की माँ थी एनेड, उसका मतलब काफ़ी सारे मर्दों के साथ रिलेशनशिप रहा, इस वजह से गॉसिप भी था टाउन में, तो ये इसको पता चलता है ना, तो इसको लगता है कि मतलब इसके साथ गलत हुआ है, ऐसा रोचेस्टर को लगता है जब उसको पता चलता है एंटनेट के माँ के बारे में। ही इज़ कंट्रोलिंग, वह नियंत्रण करता है। बिलीविंग हिज वाइफ इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट हिम, इसको लगता है कि उसकी वाइफ जो है एंटनेट उसके अगेंस्ट मतलब कुछ ना कुछ साजिश कर रही है। ही रीनेम्स एंटनेट बैर्था, हुआ एंटनेट का जो नाम बैर्था भी रखता है, इन एन अटेम्प्ट टू डोमिनेट हर, उसके ऊपर डोमिनेट मतलब शासन स्थापित करने के लिए उसका नाम भी बदलवाने की कोशिश करता है। आफ्टर विटनेसिंग एंटनेट्स मेंटल कोलैप्स, और जब ये देखता है कि जो है मेंटली एंटनेट डिस्टर्ब हो रही है, ही टेक्स हर टू इंग्लिश के बदले यहाँ पे इंग्लैंड भी आप लिख सकते हो, वह क्या करता है इसको इंग्लैंड ले जाता है। एंड लॉक्स हर इन द एटिक, यहाँ पे इंग्लैंड लिख देना, वह इसको इंग्लैंड ले जाता है और उनको एक एटिक में, एटिक हम बताएं एक ठिकाना टाइप का रूम होता है सीढ़ी के नीचे वाला या अंधेरा कमरा हम बोल सकते हैं, कि उसमें बंद कर देता है। ऑफिस मैंशन, अपने घर के अपने महल के। अब आगे एनालिसिस ऑफ द नॉवेल, तो रोचेस्टर का कैरेक्टर देख लिए, तो इस तरीके से रोचेस्टर के कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है नॉवेल में। अब नॉवेल की स्टोरी को
पढ़ते हैं। हम बता चुके हैं कि अगर वो सब पॉइंट ना पूछे तो डायरेक्ट आप इंट्रोडक्शन और अबाउट ऑथर के बाद सीधे एनालिसिस पे आ जाओगे, एनालिसिस के बाद कंक्लूजन तक लिखोगे। तो नॉवेल का एनालिसिस देख लेते हैं। द नॉवेल इज ब्रोकन अप इनटू 3 पार्ट्स। पहले ही बताएं कि नॉवेल को 3 पार्ट में बांटा गया है। द फर्स्ट डिटेल्स एंटनेट्स चाइल्डहुड इन जमाइका। जमाइका में पहला जो पार्ट है ना, वो जमाइका में एंटनेट की चाइल्डहुड के बारे में हम लोग को बताता है, मतलब डिटेल देता है। द सेकेंड इज अबाउट हर अनहैप्पी मैरिज। दूसरा जो है पार्ट उसके एंटनेट के अनहैप्पी मैरिज के बारे में। टू एन इंग्लैंड जेंटलमैन, जो कि एक इंग्लैंड के जेंटलमैन से हो जाता है। एंड द डिक्लाइन ऑफ हर मेंटल स्टेट। और सेकेंड पार्ट में ये दिखा दिया कि किस तरह से वो मेंटली मतलब डिस्टर्ब होने लगती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। एंड द थर्ड फोकसेस ऑन हर इम्प्रिजनमेंट। और थर्ड जो है इस नॉवल का पार्ट, वो उसके इम्प्रिजनमेंट, इट मीन्स कैद को दिखाता है इन मिस्टर रोचेस्टर्स एटिक इन इंग्लैंड, कि कैसे मिस्टर रोचेस्टर्स के एटिक में उसको कैद कर लिया जाता है, इंग्लैंड में बंद कर रखा जाता है। तो वो डिस्क्राइब करता है पार्ट थर्ड। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, अलग अलग सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन और फिर नोट्स खत्म हो जाएगा। तो आगे अब हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। द नॉवेल्स बिगिन्स इन अर्ली 19th सेंचुरी। नॉवेल जो शुरू होता है अर्ली 19th सेंचुरी से होता है। जमाइका से एक यंग वाइट गर्ल, एक जवान वाइट गर्ल है, नेम्ड एंटनेट, द डॉटर ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर, जो कि भूतपूर्व स्लेव के ऑनर की डॉटर रहती है, लिव्स ऑन कॉलिब्री स्टेट, कॉलिब्री स्टेट में रहती है, विथ हर मदर एंड हर सीकली यंगर ब्रदर पियर, अपने सीकली यंगर ब्रदर और माँ के साथ रहती है। मतलब एक छोटा भाई है एंटनेट का, पियर नाम का, जो कि बीमार है। मनीलेस ड्यू टू द इमेंसिपेशन एक्ट ऑफ 1833। 1833 में जो इमेंसिपेशन एक्ट आया, इस वजह से ये लोग मनीलेस हो जाते हैं, मतलब इन लोग के पास जो पैसा होता है ना वो खत्म हो जाता है, कमी हो जाती है उसकी। विच फ्रीड द स्लेव, क्योंकि इमेंसिपेशन एक्ट के तहत क्या हुआ था कि स्लेव्स जो गुलाम थे, जो काम करते थे प्लांटेशन में, वो फ्री हो गए थे। हर फादर डेड, और इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। एंड हर मदर्स मेंटल हेल्थ स्टेडली डिक्लाइंड, मतलब इसी वजह से इमेंसिपेशन एक्ट की वजह से जो इन लोग का मतलब हानि हुआ, गुलाम जो है आज़ाद हो गए, तो इन लोग का जो प्लांटेशन है वो चलना बंद हो गया। तो वजह से जो है ना एंटनेट के पिता की मृत्यु हो जाती है, और माँ का जो मेंटल हेल्थ है ना तेजी से खराब होने लगता है। एंटनेट्स ओनली फ्रेंड इज यंग गर्ल नेम टिया। एंटनेट की बस एक फ्रेंड थी, एक यंग गर्ल टिया नाम की। द डॉटर ऑफ वन ऑफ द सर्वेंट, जो कि उसके एक सर्वेंट्स की डॉटर थी। हु वन डे, जो कि क्या करती है, एक दिन टर्न्स अगेंस्ट एंटनेट अनएक्सपेक्टेडली, वो भी मतलब एंटनेट के अगेंस्ट चली जाती है अचानक से। वन डे ए ग्रुप ऑफ वेल ड्रेस विजिटर, एक दिन क्या होता है ना, एक वेल ड्रेस विजिटर्स मतलब कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है, कम्स टू कॉलिब्री, वो लोग कॉलिब्री आते हैं। एमंग देम, उनमें से इज ए वेल्दी इंग्लिश मैन नेम मिस्टर मेंशन, उसमें से एक मिस्टर मेंशन रहता है, जो कि पैसा वाला धनी रहता है, इंग्लिश मैन है। आफ्टर ए ब्रीफ कोर्टशिप, मतलब बहुत ज़्यादा मिलने के बाद, बहुत बार मिलने के बाद, एनेट एंड मिस्टर मेंशन आर मैरिड। एनेट इट मीन्स एंटनेट की माँ जो है, एनेट, जो कि नो डाउट मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी है, वो और मिस्टर मेंशन है ना शादी कर लेते हैं। मिस्टर मेंशन रिस्टोर्स कॉलिब्री, मिस्टर मेंशन क्या करते हैं ना, रिस्टोर करते हैं कॉलिब्री को, इट मीन्स टू हिज इट्स फॉर्मल ग्लोरी, मतलब जैसे वो पहले था, पहले जैसे इन लोग के पास पैसा था, बिजनेस इन लोग का सब कुछ सही करते हैं। एंड ब्रिंग्स आर न्यू सर्वेंट्स, और वहाँ पे नए सर्वेंट्स लाते हैं। ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट के दौरान, देयर हाउस इज सेट ऑन फायर, उनके घर में क्या होता है ना, आग लग जाता है एक प्रोटेस्ट के दौरान। आफ्टर द फायर, और इस फायर के बाद, एंटनेट बिकम्स डेंजरसली इल फॉर वीक्स, मतलब एंटनेट जो है इस फायर के बाद बहुत टाइम तक, मतलब कुछ सप्ताह तक क्या होता है ना, पूरी तरह से बीमार पड़ जाती है। 6 weeks लेटर, अब 6 सप्ताह बाद, एंटनेट वेक्स अप, एंटनेट जागती है। एंड लर्न्स दैट, उसको पता चलता है कि शी हैज बीन इल सिंस द इंसिडेंट, और उसको पता चलता है कि ये तभी से बीमार है। 6 सप्ताह बाद उसको होश आता है, उसको लगता है, पता चलता है कि ये उसी इंसिडेंट के टाइम से बीमार है। कोरा एक मेड है, टेल्स हर दैट, उसको बताती है कि पियर डाइड, कि पियर जो है उसका छोटा भाई वो मर चुका है। एंड हर मदर हैड गॉन मैड, और उसकी माँ जो है वो पागल हो चुकी है। फॉलोइंग द ट्रामा ऑफ दैट नाइट, उस नाइट के ट्रामा को देखकर, मतलब जो घर में आग लग गया था, तो उस वजह से इसकी माँ जो पूरी तरह पागल हो गई। सो मिस्टर मेंशन सेंट हर टू द कंट्री टू रिकवर, इस वजह से ये बताती है कि मिस्टर मेंशन जो नो डाउट अभी मिस्टर मेंशन से तुरंत शादी की थी एंटनेट की माँ, तो बताती है कि मिस्टर मेंशन जो है ना तुम्हारी माँ को कंट्री भेजे है रिकवर करने के लिए, ठीक होने के लिए। अब आगे क्रिस्टोफाइन टेक्स एंटनेट टू विजिट हर मदर, क्रिस्टोफाइन जो है एंटनेट को ले जाती है उसकी माँ से
मिलाने के लिए, बट हर मदर वायलेंटली फ्लिंग्स हर अवे, लेकिन उसकी माँ है ना उसको मतलब गुस्से पूर्वक उसको भगा देती है, मतलब भगाने की कोशिश करती है उस पर, ना कहीं आक्रमण करने की, मतलब होता है ना मारने की कोशिश करती है, जैसे पागल आदमी करता है। फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स, अब अगले कुछ सालों तक एंटोनेट लिव्स एट द कॉन्वेंट स्कूल, एंटोनेट जो है कॉन्वेंट स्कूल में रहती है। मिस्टर मैसन विजिट एंटोनेट ओकेजनली, मिस्टर मैसन जो कि उसके मतलब नो डाउट्स उसके माँ से शादी करने के बाद उसके पिता हैं, वो उससे ओकेजनली मिलने आते हैं, बट ऑलवेज ब्रिंग्स हर गिफ्ट, और लेकिन क्या होता है ना जब भी आते हैं हमेशा उसके लिए गिफ्ट लाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान एंटोनेट्स मदर डाइज, और इसी बीच ना एंटोने की मदर जो पागल थी वो मर जाती है। वेंट एंटोनेट इज 17, और जब एंटोनेट जो है 17 के होते हैं, 17 साल के, मिस्टर मैसन डिसाइड करते हैं ही विल मैरी हर टू एन इंग्लिश जेंटलमैन, कि वो उसकी शादी करवा देंगे एक इंग्लिश जेंटलमैन से। अब पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है। पार्ट 2 इज नरेटेड बाय एंटोनेट्स न्यू हस्बैंड, पार्ट 2 जो सुनाया गया है वो एंटोनेट के न्यू हस्बैंड के द्वारा सुनाया गया है। इट बिगिंस विथ देयर अराइवल, यह शुरू होता है उनके अराइवल से। एट ग्रैंड बॉयज, मतलब ग्रैंड बॉयज में उसके पहुंचने से शुरू होता है। ए स्मॉल स्टेट, जो कि एक छोटा सा स्टेट रहता है, ऑन वन ऑफ द विंडवार्ड आइलैंड, विंडवार्ड एक आइलैंड है, उसी का एक छोटा सा स्टेट है। ग्रैंड बॉयज तो यहीं पे एंटोनेट का हस्बैंड था, उसके पहुंचने से शुरू होता है। ऑन्ड बाय एंटोनेट्स मदर, जिसपे कि विंडवार्ड आइलैंड जिसपे कि अधिकार था एंटोने की माँ का। वेयर दे इंटेंड टू स्पेंड ए फ्यू वीक्स, जहाँ पे वो लोग तय करते हैं कि वो लोग वहाँ पे कुछ वीक्स स्पेंड करेंगे फॉर देयर हनीमून, अपने हनीमून के लिए। रोचेस्टर हु इज अननेम्ड इन द बिगनिंग, रोचेस्टर जिसका कि स्टार्टिंग में इस नॉवल में जो अननेम्ड रखा गया है, मतलब कोई नाम नहीं दिया गया, एंड ओनली एग्री टू इट, और वह इस चीज़ के लिए राजी होता है। मतलब यहाँ पे जो शादी दिखाया गया कि हम शॉर्ट में डिस्कस किए ताकि जो है स्टोरी मतलब समरी काफ़ी लंबी ना हो, तो ये जो शादी के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग मतलब विंडवार्ड आइलैंड का जो एरिया है, ग्रैंड बॉयज वहाँ घूमने जाएंगे हनीमून के लिए। तो यहाँ पे रोचेस्टर जो है ना शादी के लिए एग्री होता है। स्टार्टिंग में तो अननेम रहता है बट बाद में उसको नाम मिलता है रोचेस्टर। तो वो जो ना शादी के लिए एग्री होता है क्योंकि मिस्टर मैसन का जो बेटा है रिचर्ड मैसन ऑफर्ड हिम 30,000 पाउंड, क्योंकि वो ऑफर करता है 30,000 पाउंड देंगे तुमको, तुम एंटोनेट से शादी कर लो। इस वजह से जो है ना यहाँ पे रोचेस्टर एंटोनेट से शादी करने के लिए राजी हो जाता है पैसे के लिए। सून आफ्टर रोचेस्टर फील्स अनकंफर्टेबल विथ हिज वाइफ, लेकिन कुछ समय बाद ही रोचेस्टर जो है अपनी वाइफ के साथ अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। एंटोनेट बिगिंस टू सेंस दैट, एंटोनेट को कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है हर हस्बैंड, कि उसका जो हस्बैंड है हेट्स हर, कि उसको नापसंद करता है, घृणा करता है उससे। सो सी बेग्स, इसलिए वजह से वो ना बेग्स मतलब रिक्वेस्ट करती है क्रिस्टोफाइन से फॉर हेल्प, कि उसकी मदद करे। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ डेट के बाद है, दैट हर हस्बैंड हेट्स हर के बाद फुल स्टॉप, फिर सो सी बेग्स क्रिस्टोफाइन फॉर हेल्प, इसलिए जो इसका एक सर्वेंट है क्रिस्टोफाइन उससे हेल्प मांगती है। क्रिस्टोफाइन बताती है एंटोनेट को कि टू लीव द मैन, कि उस आदमी को छोड़ दो, बट लेकिन सी रिफ्यूजेज, वह यहाँ पे एंटोनेट जो है मना कर देती है। दैट नाइट, उसी रात एंटोनेट रिटर्न होम, एंटोनेट जो है घर रिटर्न होती है एंड टेल्स हर हस्बैंड अबाउट हर पास्ट, अपने हस्बैंड को अपने पास्ट के बारे में बताती है। दे टॉक्स लेट इनटू द नाइट, ये लोग रात में देर तक बात करते हैं। एंड व्हेन ही वेक्स, और जब वह जागता है, ही बिलीव्स ही वाज पॉइजन, तो उसको क्या लगता है ना कि उसको जहर दे दिया गया, रोचेस्टर को ऐसा लगता है। ही रन्स आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर जाता है, इनटू द वुड्स, जंगल में चला जाता है। ही स्लिप्स इन द वुड फॉर सेवरल आवर्स, बहुत घंटों तक वो उसी जंगल में सोता है। एंड व्हेन ही वेक्स अगेन, और वह जब दोबारा जागता है, ही रिटर्न्स टू ग्रैंड बॉयज, वहाँ ग्रैंड बॉयज फिर से ये वापस आता है। वेयर एमिली वन ऑफ द सर्वेंट्स ब्रिंग्स हिम वाइन एंड फूड, जहाँ पे क्या होता है ना जब ये मतलब बहुत घंटों तक जंगल में सोने के बाद वापस आया तो ग्रैंड बॉयज आया, तो ग्रैंड बॉयज में क्या होता है ना, एमिली नाम की सर्वेंट है जो उसके लिए वाइन और फूड लाती है। ही स्लिप्स विथ एमिली, ये क्या करता है रोचेस्टर, एमिली के साथ सोता है, इट मीन्स फिजिकली रिलेशनशिप बनाता है, फिजिकल मतलब एक दूसरे के क्लोज आते हैं ये दोनों। वाइल एंटोनेट शिट इन द नेक्स्ट रूम, और इसी समय ना एंटोनेट जो है दूसरे रूम में बैठी हुई थी, एबल टू हियर एवरीथिंग, और उसको हर सारा चीज ना सुनाई दे रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह एंटोनेट गोज टू क्रिस्टोफाइन्स होम्स, क्रिस्टोफाइन्स जो मेड है उसके घर चली जाती है एंटोनेट। वैन सी रिटर्न, जब वो वापस आती है, सी इज ड्रंक, वह पी हुई रहती है, मतलब शराब पी हुई रहती है। वैन एंटोनेट कॉल्स फॉर मोर टू ड्रिंक, और जब एंटोनेट और ज़्यादा मांगती है कि उसको और शराब चाहिए पीने के लिए, हर हस्बैंड रिफ्यूजेस टू गिव हर द बॉटल, उसका हस्बैंड जो है रोचेस्टर वो मना करता है उसको बॉटल देने से। आफ्टर दिस रोचेस्टर डिसाइड टू रिटर्न टू इंग्लैंड, और इसी चीज़ के बाद, इसी इंसिडेंट के बाद रोचेस्टर डिसाइड करता है कि वो इंग्लैंड जाएगा एंड टेक एंटोनेट विथ हिम, और एंटोनेट को भी अपने साथ ले जाएगा। अभी तक ये एंटोनेट के साथ
एंटरनेट के घर में रह रहा था, मतलब उसी के आइलैंड में रह रहा था। तो यहाँ पे रोचेस्टर डिसाइड करता है कि वो एंटरनेट को अपने साथ इंग्लैंड ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 2 खत्म हो गया। पार्ट 3 हम लोग पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट में एंड द फाइनल पार्ट और आखिरी पार्ट में, एंटनी इज द नरेटर। एंटनी जो है इस पार्ट की नरेटर रहती है। इन इंग्लैंड में से लिव्स लॉक्ड इन द एटिक, वह एक एटिक में लॉक्ड रहती है, बंद रहती है, अंडर द केयर ऑफ ए सर्वेंट नेम ग्रेसपूल। मतलब ग्रेसपूल नाम का सर्वेंट इसका ध्यान रखता है और उसको एक एटिक में बंद कर दिया जाता है इंग्लैंड में। नाउ वायलेंट एंड डिरेंज्ड एंटरनेट, अब जो हिंसक और डिरेंज्ड इट मीन्स पागल हो गई है एंटरनेट, हैज लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ टाइम, मतलब सारा सेंस टाइम का खो चुकी है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पागल हो चुकी है एंटरनेट भी। When her step brother, और जब उसका स्टेप ब्रदर रिचर्ड कम्स टू सी हर, उससे मिलने आता है, सी अटैक्स हिम, वह क्या करती है, उस पर अटैक कर देती है विथ ए नाइफ, एक नाइफ से, मतलब एक चाकू से अपने भाई रिचर्ड पे अटैक कर देती है। हर ओनली होप इज, उसका एक ही आशा था, इच्छा थी, इज ए रिक्यूरिंग ड्रीम्स ऑफ फ्लेम्स बर्निंग डाउन द हाउस, मतलब उसको एक बार बार सपना आ रहा था कि वह सपना आ रहा था कि वह घर को जला देगी, तो वो उसका एक ही आशा बचा था, क्योंकि नो डाउट वो अपने हस्बैंड की वजह से ही डिस्टर्ब थी। एंड द नॉवेल इन्स विथ, तो और जो नॉवेल है इस चीज़ के साथ खत्म होता है, एज सी एस्केप्स हर प्रिजन, की वो अपने कैद से आज़ाद हो जाती है, होल्डिंग एक कैंडल, और उसके हाथ में एक कैंडल रहता है। ठीक है, तो इट मीन्स ये अपने घर को जला चुकी है, उस मैंशन को जला चुकी है जहाँ इसको कैद करके रखा गया है। इसी के साथ जो है ये नॉवेल खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष। दस इस प्रकार जो है जीन रेज की जो वाइट सरगेसो सी है डिपिक्ट्स मैनी पोस्ट कॉलोनियल एंड मॉडर्न इशू, ढेर सारे पोस्ट कॉलोनियल और मॉडर्न इशू की व्याख्या करते हैं, दैट मैनी कैन रिलेट टू, जिसे कि ढेर सारे लोग रिलेट भी कर सकेंगे। सी पेन द नॉवेल, वह जो है जेन रेज जो है इस नॉवेल को लिखती है, बाय रिकंसिलिंग द प्लॉट विथ हर ऑन एक्सपीरियंस, मतलब अपने अनुभवों और कहानी का एक, मतलब कहानी को मिश्रित करके वो इस नॉवेल को लिखती है, मतलब अपना अनुभव भी इस नॉवेल में डालती है। इशूज, मुद्दे सच एज स्लेवरी इट मीन्स गुलामी, मेल डोमिनेंस इट मीन्स मेल का शासन, एंड डिस्प्लेसमेंट में मतलब होता है ना कि किसी को मजबूर किया जाए कि तुम अपना जगह छोड़ के कहीं और जाओ, तो वो डिस्प्लेसमेंट आर स्टिल पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, ये अभी भी हम लोग के वर्ल्ड का पार्ट है, बट एट डिफरेंट लेवल, लेकिन ये एक अलग लेवल पे है अब। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ के साथ जो है ये नॉवेल का कंक्लूजन भी खत्म होता है, यहाँ पे नोट्स खत्म होता है। ठीक है, काफ़ी एफर्ट लगा है, क्योंकि हम भी नॉवेल जो है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, तो समझना मेरे लिए भी थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप लोग को अगर समझ में आ गया, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट है ना, उन लोग को सजेस्ट करो चैनल, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम इसी तरह मोटिवेट रहें, मेहनत करें। ठीक है, आप लोग का सब्सक्रिप्शन ही जो है वो हमको मोटिवेट रखता है, ताकि कि हम मेहनत करें, हर दिन एक नया चीज़ पढ़ें और उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।